अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टैक होता क्या है। ठीक है, और क्या चीज़ है। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर था जिसमें हम क्या करते थे कि डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते थे, इसी तरह से स्टैक भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिफरेंट यूजेस हैं इसके। मेमोरी में यूज होता है आपके पास जो है तो और बहुत सी चीज़ों में जाके इसके जो है तो यूजेज हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर आप देखें इसको तो आपने मतलब देखा होगा कि स्टैक ऑफ बुक्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर जब आप बुक्स रखते हैं, ठीक है, तो वो बुक्स का एक स्टैक हम कहते हैं कि बन गया है। ठीक है, स्टैक ऑफ प्लेट्स, जिस तरह से आपके पास घर में प्लेट्स जो होती हैं वो अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख दें तो हम कहते हैं वो स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई बर्तन धो रहा है, ठीक है, और वो धोते हुए हर एक बर्तन को धोते हुए, हर एक प्लेट को धोते हुए वो रखता है एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरह से उसका एक स्टैक बन जाता है ऊपर तक आपके पास। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं इन दोनों केसेस में, स्टैक ऑफ बुक्स अगर आप देख लें या स्टैक ऑफ प्लेट्स आप देख लें, तो हर दफा जब आप नई बुक या नई प्लेट उठाते हैं तो उसको जो ऑलरेडी बुक्स पड़ी हुई है या प्लेट्स पड़ी हुई है उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू आइटम्स एट द टॉप। ठीक है, टॉप पे जो है तो आप नए आइटम्स डालते हो। ठीक है, रिमूव एन आइटम एट द टॉप। ठीक है, तो यूजुअली होता ही है कि आप जब मतलब प्लेट्स आपके पास बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप जब प्लेट उठाएंगे तो लाजमी बात है उसके ऊपर से उठाएंगे, दरमियान में से नहीं खींच सकते, नीचे से नहीं खींच सकते। तो इसी तरह स्टैक भी इसी तरह से ऑपरेट करता है कि आपके पास आइटम्स जब भी ऐड होते हैं तो वो टॉप पे और ऐड होते हैं। ठीक है, और जब आप रिमूव करते हैं उससे आइटम तो उसके टॉप से उससे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू रियल लाइफ। ठीक है, तो रियल लाइफ की जो दो एग्जांपल्स आपको स्टैक ऑफ बुक्स और स्टैक ऑफ प्लेट्स की दी। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो एक्चुअली स्टैक हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, लीनियर ऑर्डर में जो है तो उसको ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, मगर वो यूज ऐसे होती हैं या उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास ये आइटम्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, और जब भी मैं कोई नया आइटम ऐड करूंगा तो वो जो आखिरी आइटम होगा तो उसके ऊपर आएगा, और जब मैं रिमूव करूंगा तो सबसे टॉप वाला आइटम मेरे पास उसमें से रिमूव होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम वो वाला आइटम एक्सेस कर सकते हैं जो कि टॉप पे हो। सही है, आपके पास जो कि बिल्कुल सारे के सारे उसके टॉप पे आए आपके पास। ठीक है जी, तो इसके कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी उसके बारे में जो है तो थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, जब भी आप मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें दो मेन ऑपरेशंस तो वैसे ही परफॉर्म होते हैं। या तो आप उस कलेक्शन में, जो कलेक्शन आपके पास है, तो उसमें कोई नई एडिशन करते हैं या उससे कुछ रिमूव करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह से स्टैक में भी आप जो है तो नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या जो उसमें पहले से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इसमें जो है तो फॉलो होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड नहीं होते। ठीक है, into which new items may be inserted, नए आइटम्स में आप इंसर्ट कर सकते हैं, और from which items may be deleted, जहां से आप आइटम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्शन और डिलीशन दोनों सिर्फ एक ही एंड पे स्टैक के होती है। ठीक है, जो जिसको टॉप कहा जाता है। ठीक है, ये जो एक एंड जिसकी बात हो रही है, ठीक है, तो उसको टॉप कहा जाता है, और सिर्फ उसी एक एंड एंड पे आप इंसर्शन कर सकते हैं या आप उसमें से डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो उसके टॉप पे इंसर्शन या डिलीशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट के ऑपरेशन को पुश कहा जाता है। ठीक है, इंसर्ट के ऑपरेशन को आप पुश कहते हैं, और डिलीट के ऑपरेशन को पॉप कहा जाता है। तो ये दो जो है तो ऊपर ये जो नाम यूज हुए हैं तो ये आपको हैं। तो पुश जो है तो इंसर्शन है, और पॉप असल में डिलीशन का ऑपरेशन है जो परफॉर्म होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास एक स्टैक ऑफ अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आपके पास अगर इसको हम गौर से देखें तो फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास जो वो है, ये डी को फिलहाल भूल जाएं। फॉर एग्जांपल ये समझें कि पहले ए बी और सी इसमें पड़े हुए थे, तो देख लें ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है। ठीक है, और अब मैं डी को पुश करना चाहता हूँ, मतलब इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो डी करंटली मेरे पास टॉप कहाँ पे है, सी पे है। ठीक है,
तो मैं अगर डी को पुश करना चाहूंगा तो डी को मैं पुश करूंगा, मतलब इंसर्ट करना चाहूंगा तो ये सी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब टॉप मेरे पास कहाँ पे है, डी पे है। अगली मैं कोई आइटम ऐड करूंगा तो वो डी के ऊपर आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ई ऐड करना चाहता हूँ तो वो डी के ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसके बाद कुछ ऐड करना चाहूँ तो वो ई के ऊपर आएगा। तो इस तरह आपके पास जो है तो ये स्टैक का टॉप भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, स्टैक ऑफ अल्फाबेट्स हैं आपके पास। ठीक है, जिसमें आप जिस ऑर्डर में इसे इंसर्ट करेंगे तो उस ऑर्डर में जो सबसे पहली वैल्यू आपने इंसर्ट की होगी वो सबसे नीचे आपको नजर आएगी, और जब सबसे आखिरी वैल्यू आपने इंसर्ट की होगी तो वो सबसे टॉप पे आपको नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इन अ स्टैक द एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट इज द वन दैट इज मोस्ट रिसेंटली इंसर्टेड। ठीक है, देखें अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ टॉप से हो सकती है, मतलब सिर्फ एक ही एंड से हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंसर्शन करता हूं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दी इस एफ तक की जो हमने एग्जांपल दी, ठीक है, कि जब हमने डी के बाद ई और उसके बाद एफ इंसर्ट किया तो हमारे पास जब एफ इंसर्ट हुआ तो अभी टॉप पे कौन है, एफ है। ठीक है, और उसको ये टॉप टॉप का वेरिएबल आपको पॉइंट भी कर रहा है इधर। ठीक है, तो जब मैं डिलीट करूंगा तो मैं नीचे किसी स्टैक के किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जब डिलीट करूंगा मतलब जब मैं पॉप करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये एफ यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इधर से खत्म हो जाएगी और आपका जो टॉप का पॉइंटर है तो वो अपडेट होके ई पे आ जाएगा। अगली दफा जब आप पॉप करेंगे तो पॉप के ऑपरेशन से आपके पास ई इधर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ई पॉप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद अगर निकलेगा तो ये डी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो डी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जाते जाए नीचे तक। ठीक है, तो इन द स्टैक द एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट इज द वन मोस्ट रिसेंटली इंसर्टेड। ठीक है, जो सबसे रिसेंटली इंसर्ट हुआ है, मतलब सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकलेगी, जो कि सबसे आखिर में इंसर्ट हुई थी। ठीक है, सबसे आखिर में हमने एफ इंसर्ट किया था ना, तो वो सबसे पहले निकला, उसके बाद ई। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन अ स्टैक द एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट इज द वन मोस्ट रिसेंटली इंसर्टेड। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, स्टैक इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो लास्ट एलिमेंट इन हुआ होगा वो सबसे पहले आपके पास स्टैक से वो होगा, निकलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल छोटी सी इसकी मैं बोर्ड पे आपको कराता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैक है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैक है। ठीक है, करंटली एम्प्टी है, कुछ नहीं है आपका। ये टॉप का आपका वेरिएबल है, इधर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें करंटली क्या है, नल है, अगर ये पॉइंटर होगा तो। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इसमें अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं -1 रख देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसमें -1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉप में -1 है। ठीक है, अब ये -1 क्यों है, ये आगे जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो हमें समझ पड़ जाएगी। ठीक है, अब मैं पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और मैं कहता हूँ कि पुश लेट्स से 5। ठीक है, मतलब 5 की वैल्यू इसमें पुश कर दो, 5 आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि लेट्स से पुश लेट्स से 2 आपके पास आ गया। ठीक है, तो जब एक मिनट, ये पुश 2 करने से पहले क्योंकि मैंने पुश 5 किया तो ये टॉप की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब टॉप में ही आ जाएगा, -1 नहीं होगा। ठीक है, टॉप इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पॉइंटर भी हो सकता है, ये एक और चीज भी हो सकती है, जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो बात करेंगे। इसके बाद मैं करता हूँ पुश 2। ठीक है, मैं जब 2 पुश करूंगा तो 2 आपके पास 5 के ऊपर आ जाएगा और अब आपका टॉप का वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा होगा, 2 को कर रहा हो। ठीक है, लेट्स से अब मैं करता हूँ पुश लेट्स से 3 फॉर एग्जांपल, तो 3 इसके ऊपर आ जाएगा और आपका टॉप अपडेट होके इधर इसको पॉइंट करता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मतलब इसका चूंकि इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली जो सबसे आसान इम्प्लीमेंटेशन है इसकी स्टैक की, वो अरे से होती है। तो अरे का साइज चूंकि फिक्स होता है, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास ये फिल हो जाएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब लेट से मैं पॉप करता हूँ। ठीक है, मैं पहला पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, कहता हूँ पॉप। ठीक है, तो मैं पॉप करूंगा तो अब मैं वैल्यू दरमियान में से कहीं से एक्सेस नहीं कर सकता। तो मेरे पास इस पॉप से असल में जो वैल्यू डिलीट होगी, जो निकलेगी, वो क्या होगी, जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा होगा, तो टॉप 3 को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है, तो इससे जो वैल्यू निकलेगी वो 3 होगी। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगी और आपका टॉप एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर पॉप करूंगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और मैं फिर इसके बाद पॉप करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 और आपके पास जो है तो स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगा, टॉप में -1 होगा। ठीक है, तो ये जो है तो आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है इसकी। ठीक है, तो स्टैक इज ऑल्सो रेफर टू एज अ लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो लास्ट वैल्यू जो इंटर होगी वो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये जो पुश और पॉप के ऑपरेशन हो रहे थे, तो पुश में आखिरी वैल्यू मैंने क्या पुश की थी, 3 पुश की थी। ठीक है, जब पॉप किया तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकली, जो सबसे आखिर में गई थी, तो इसीलिए लास्ट एंड फर्स्ट आउट है कि क्योंकि आपके पास लास्ट वैल्यू जो इन हुई थी वो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है जी। Example of stack is a stack of plates used in cafeterias. ठीक है, the order in which plates are popped from the stack is the reverse order in which they were pushed. ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे प्लेट्स की बात हो रही है कि आपके पास प्लेट्स पड़े हुए हैं, तो जिस ऑर्डर में आप प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो उसके रिवर्स ऑर्डर में उससे निकालते हो। मतलब सबसे पहली प्लेट सबसे नीचे होती है, सबसे आखिरी प्लेट सबसे ऊपर होती है। मतलब जब आप प्लेट्स उठाने जाते हैं तो सबसे ऊपर से पहली वाली उठाते हैं। तो जो लास्ट वाली प्लेट आई थी, लास्ट इन प्लेट थी, वो सबसे पहले निकलती है। ठीक है, जो लास्ट प्लेट थी वो सबसे पहले निकलती है क्योंकि वो प्लेट आपके पास क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक है, वो प्लेट क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब दो चीजें हैं, ओवरफ्लो एक को कहते हैं और दूसरा अंडरफ्लो उसको कहते हैं। यही पे बोर्ड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो लेट्स से स्टैक हमने बनाया, ठीक है, तो अगेन इसकी दो टाइप की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। इसको हम अरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको हम लिंक लिस्ट जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी तो उससे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। हम जो है तो इसकी अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बहुत आसान है वो। ठीक है, तो लेट से ये अरे बेस्ड एक स्टैक है। ठीक है, तो अगर अरे बेस्ड स्टैक है इसका मतलब ये है कि इसका साइज फिक्स होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं ऐसे कर देता हूं कि मैं फिक्स साइज का स्टैक ले लेता हूं। इसका साइज क्या है, 5 है। ठीक है, टोटल साइज 5 है, मतलब 5 एलिमेंट्स को ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अगेन अगर मैं वापस जाऊं और इसको दोबारा जो ये पुश की स्टेटमेंट्स हैं ये मैं दोबारा लिखूं इसमें। ठीक है, तो 5 2 3 अगर एग्जैक्टली जिस ऑर्डर में हमने पहले किया था ना, 5 2 3, ठीक है, और लेट्स से ये पॉप अभी नहीं हुए, ये पॉप हमारे पास अभी नहीं हुए। ठीक है, और मैं 3 के बाद क्या पुश करता हूं, ठीक है, 3 जब मैंने पुश किया तो आपका टॉप अभी 3 पे है। ठीक है, अब इसके बाद मैं पुश करता हूं लेट्स से 15, ये 15 हो गया, टॉप आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं लेट्स से पुश करता हूं 1। ठीक है, ये आपके पास 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और टॉप ने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कुछ पुश करता हूं, ठीक है, लेट्स से मैं पुश करता हूं 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये पुश नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास अरे क्या हुई है, अरे आपके पास फिल हो गई। मतलब जो स्टैक है वो फिल हो गया है। आपके पास 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, लेट्स से मैं n इसके साइज को n बोल देता हूँ, तो इसमें 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आप गिन लें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ये 10 जो है तो पुश नहीं हो सकता। जब आपके पास स्टैक फिल होता है और आप पुश का ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारे पास ओवरफ्लो अकर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आसान सी एग्जांपल ये है कि आपके पास ग्लास है, ग्लास में आपने पानी डाला, वो ऊपर तक भर गया, उसके बाद और पानी डालेंगे तो वो उससे नीचे गिरेगा। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि गिलास ओवरफ्लो हो गया। तो एग्जैक्टली इसी तरह का चक्कर यहाँ पे है कि स्टैक फुल हो और आप पुश करने की कोशिश करें तो आपके पास ओवरफ्लो अकर होता है। ठीक है, स्टैक फुल हो और आप पुश करने की कोशिश करें तो आपके पास ओवरफ्लो अकर होता है। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो हो गया। अब इसी तरह से अगर इस स्टैक पे मैं पॉप बार बार कॉल करता रहूं, ठीक है, तो मैं पॉप करूंगा, पहले पॉप से मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो 1 निकलेगी। ठीक है, टॉप आपका अपडेट होके इस पे आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉप करूंगा तो वैल्यू निकलेगी 15। ठीक है,
आपका टॉप अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगली दफा मैं पॉप कॉल करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, ठीक है। तो टॉप अपडेट होके 2 पे आ जाएगा, ठीक है। अगली दफा पॉप करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, टॉप आपका 5 पे आ जाएगा, ठीक है। अगली दफा मैं पॉप करूंगा, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 और ये टॉप जो है तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बेसिकली टॉप में हम इंडेक्स रखते हैं, तो इंडेक्स चूंकि आपके पास उसमें अरे में -1 नहीं होता, तो इस वजह से हम -1 रख रहे हैं ताकि वो 0 से 1 पीछे हो, ठीक है। इसकी वजह जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी तो हमें पता लग जाएगी। अब मेरे पास स्टैक क्या हुआ है, वो खाली हो गया और मैं फिर दोबारा अगर पॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टैक खाली है और मैंने पॉप किया है, तो अब इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ रिटर्न नहीं हो सकता, कुछ नहीं निकल सकता। तो इस केस में आपके पास अंडरफ्लो अगर होता है, ठीक है। तो ओवरफ्लो जब फुल होगा और आप कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा मतलब आपके पास स्टैक एम्प्टी होगा और आप उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अंडरफ्लो अगर होगा। तो ये आपके पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वो हो गए, ठीक है। इफ अ स्टैक इज if empty stack is popped, we say that the stack underflows, which is normally an error, ठीक है। and if top of the stack exceeds and the stack overflows, इसका मतलब ये है कि स्टैक आपके पास फुल हो और आप जो है तो उसमें कुछ डालने की कोशिश करें तो आपके पास ओवरफ्लो अगर होता है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इसके ऑपरेशंस की तरफ। ऑपरेशंस की हमने बात कर ली, ठीक है। हम पुश की बात कर चुके हैं कि पुश क्या होता है, जब भी आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई फंक्शन होगा तो इसे एक पैरामीटर हम देंगे, वो वैल्यू क्या होगी जो चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो इंसर्ट एक्स एज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो जब भी आप पुश कॉल करेंगे तो एक्स को ये इसके टॉप पे डाल देगा। इसी तरह से अगर आप पॉप कॉल करते हैं तो पॉप क्या करेगा कि टॉप पे जो एलिमेंट है उसको हटा देगा, ठीक है, और उससे रिटर्न कर देगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉप का फंक्शन होगा तो ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। टॉप का एक फंक्शन होगा हमारे पास जो कि क्या करेगा कि सिर्फ टॉप की वैल्यू को रिटर्न करेगा विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है। तो पॉप से चूंकि वो स्टैक से रिमूव भी हो जाता है, आप अगर टॉप का फंक्शन, ये यूजुअली इसे लोग पीक का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो टॉप पे जो वैल्यू है तो वो आपको सिर्फ उठा के दिखाता है, ठीक है, रिमूव उसे नहीं करता। पॉप का फंक्शन उसे वहां से रिमूव भी कर देता है, ठीक है। तो द एलिमेंट टू गो इनटू द स्टैक इज द फर्स्ट टू कम आउट, ठीक है। तो द लास्ट एलिमेंट टू गो इनटू द स्टैक इज द फर्स्ट टू कम आउट, मतलब लास्ट एलिमेंट जो आपने ऐड किया होता है तो वो सबसे पहले निकलता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका है। व्हाट हैपेंस इफ वी कॉल पॉप एंड देयर इज नो एलिमेंट, तो अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा और आप पॉप कॉल करेंगे तो आपके पास अंडरफ्लो अगर होगा, ये तो इसकी बात भी हम कर सकें, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि हम इस चीज़ के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, तो इसके लिए इज एम्प्टी का एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसकी रिटर्न टाइप बूल होगी, ठीक है, और उससे हम ट्रू रिटर्न करवा सकते हैं अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी होता है तो उस केस में फिर हम अंडरफ्लो का मैसेज दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस फुल का भी हम एक फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एम्प्टी होता है तो उसके लिए स्टैक एम्प्टी होता है और कोई पॉप करने की कोशिश करता है तो आप उसके लिए अपनी एक एक्सेप्शन बना सकते हैं स्टैक एम्प्टी की, और उस केस में उस एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को इसमें मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराई तो उसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है। स्टैक है, उसमें पहले से आपके पास 1 पड़ा हुआ है। अगली दफा जब आप पुश करेंगे तो लाजमी बात है ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो 2 इसके ऊपर आ गया, उसके बाद अगली पुश चूंकि 3 हो रही है तो 3 उसके ऊपर आ गया, फिर 4 5 6। जब आप पॉप करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 6 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा। अगली दफा करेंगे तो 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो इसका सारा का सारा जो वो था बैकग्राउंड था और किस तरह से जो है तो ये चीज़ सारी की सारी होती है तो वो थी। अब आके ज़रा देखते हैं कि इसे अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, इसी फिनोमेना को, तो किस तरह से करेंगे। हमने बात की कि इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू अरे, थ्रू लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और थ्रू अरे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इसकी थ्रू
अरे है जो कि अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड कर देता हूँ, नेम स्पेस std। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है कि हमने एक स्टैक के नाम से क्लास बना लेनी। ठीक है, अब देखें स्टैक के नाम से हम क्लास बना रहे हैं, और अगेन अगर मैं वापस इधर जाऊं तो हमारे पास चीजें हमें क्या क्या चाहिए होंगी। ठीक है, इस पिक्चर को देख के, इस फिगर को देख के हम इससे अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने एलिमेंट स्टोर कर दिए। ठीक है, तो अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, इसका मतलब ये है, इसके लिए हम एक अरे ले लेंगे जो कि हमें ये बताएगा। ठीक है, एक अरे हम लेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि स्टैक जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, तो एक तो हमें अरे चाहिए होगी, तो इधर मैं एक अरे ले लेता हूं। ठीक है, मैं लेट्स से इन टाइप की एक अरे ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये कि मैं स्टैटिक अरे ले लूं, मतलब ऐसी अरे ले लूं जिसका मैं साइज शुरू से दे दूं। सही है, तो उसमें स्टैक आपके पास फिक्स होगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम जिस टाइम पे स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये अरे तभी यूज हो सकेगी जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जिस टाइम हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं उस टाइम हम अरे को साइज पास कर दें और उतने साइज की अरे बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर ये करना पड़ेगा कि इसे डायनेमिकली बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसे फिर मुझे एक पॉइंटर, ये जो है तो ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा और मैं ऐसे डायनेमिकली मेमोरी असाइन करूंगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और एक मैं लेता हूं यहाँ पे n का वेरिएबल जो कि क्या करेगा कि मुझे ये बताएगा कि अरे में करंटली मेरे पास जो वो हैं, नहीं इसको n में नहीं बोलता, इसको मैं टॉप बोल देता हूँ। ठीक है, ये मुझे बताएगा कि करंटली मेरे पास टॉप पे एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, टॉप पे मेरे पास एलिमेंट कौन सा मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है तो यहाँ पे इसमें हम इंडेक्स रखेंगे अपनी अरे के उसके लिए। ठीक है, अपने स्टैक के उसके लिए यहाँ पे हम इंडेक्स रखेंगे कि करंटली टॉप पे क्या चीज पड़ी हुई है। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ लेट्स से साइज के नाम से वेरिएबल। ठीक है, जिसमें अरे का साइज जब मैं पास करूंगा तो इसके थ्रू हम इसमें पूरा का पूरा साइज अरे का रख लेंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने पब्लिक पोर्शन की तरफ जहाँ पे हम अपने फंक्शंस को वो करेंगे। सबसे पहले तो स्टैक का कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूंगा, इसे मैं साइज पास करूंगा। ठीक है, कि कितना जो है तो मैंने स्टैक बनाना है। ठीक है, तो मैं उतने की अपने पास जो है तो एक अरे बना लूंगा। ठीक है, डायनामिकली इतने साइज की। ठीक हो गया जी, और यही साइज मैं साइज वाले वेरिएबल को भी असाइन कर दूंगा ताकि अगर बाद में मुझे फिर चेक करना पड़े उसको, ठीक है, कि मतलब साइज कितना है तो वो मैं चेक कर सकूं। सही है, ये तो लोकल वेरिएबल है ना, खत्म हो जाएगा। साइज चूंकि क्लास का मेंबर है तो ये जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो तब तक रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, हम डायनेमिकली यहाँ पे मेमोरी इसे एलोकेट कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये है कि यहीं पे हम इसी टाइम पे एक डिस्ट्रक्टर बना लें ताकि बाद में हम ना भूल जाएं। ठीक है, जिसमें हम क्या करें कि इसी मेमोरी को फ्री कर दें। ठीक है, मतलब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट खत्म हो तो ये जो हमने इतने इतने इंट के लिए मेमोरी रिजर्व की है ये फ्री हो जाए। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर हमने बना लिया। ठीक है, अगर आप फर्ज करें नॉर्मल अरे बना रहे हैं तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है। डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो उसे डी एलोकेट करना पड़ता है C++ में। ठीक है, तो अब हम अपने पुश का फंक्शन बनाते हैं। पुश का फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी void। ठीक है, ये हो गया पुश का फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि इसे हम एक वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अगेन देखें यहाँ पे अगर मैं जाऊं ऑपरेशंस में, ठीक है, इंसर्ट x एज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अच्छा, एक चीज मुझसे यहाँ पे भूल गई, वो ये कि बाय डिफॉल्ट हमने बात की थी कि स्टैक जब आपके पास एम्प्टी हो तो टॉप -1 होगा। ठीक है, अब इसको -1 क्यों ले रहे हैं? इस केस में जैसे ही आपके पास मतलब स्टैक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका मतलब ये स्टैक में उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने उसमें -1 डाल दिया। -1 इस वजह से डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई और वैल्यू इस वजह से नहीं डाल रहे, -1 इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि अब आपके पास अरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई चीज, इसको मैं एज एन इंडेक्स यूज करूंगा स्टॉप को, मतलब ये हमें ये बताएगा कि करंटली कौन से इंडेक्स पे आपके पास आखिरी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही मैं पहली इंसर्शन करूंगा तो मैं टॉप में एक
ऐड कर दूंगा, मतलब टॉप प्लस प्लस कर दूंगा तो टॉप 0 हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू इस इंडेक्स पे डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि मेरे पास ये चूंकि 0 से एक पहले वैल्यू है, जो जब मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहली इंसर्शन आपके पास 0 इंडेक्स पे होगी, फिर जब आप करेंगे तो वो 2 पे होगी, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। इसी तरह जब आप पॉप करते जाएंगे तो हम टॉप से माइनस माइनस करते जाएंगे, तो आप जब माइनस माइनस करते जाएंगे तो आप आखिरी वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे पड़ी होगी उस तक जब पहुंच जाएंगे और आप पॉप करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप +1 और -1 करके जो है तो इसे आगे पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक जब करेंगे कि आपके पास स्टैक एम्प्टी है तो उसको भी किस तरह से चेक करेंगे, कि चेक करेंगे कि टॉप में -1 अगर है तो एम्प्टी है, अगर -1 नहीं है, उसके अलावा कोई वैल्यू है तो वो आपके पास क्या है, वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि पुश करने का आसान सा तरीका, सबसे पहले तो मैं टॉप को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, पहले से इसलिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी वैल्यू एक पीछे, जहां पे हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है उससे एक पीछे होगी। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं वापस अगर किधर गया, मैं वापस अगर इस फिगर पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, जब लेट से सी के बाद डी इंसर्ट हो रहा था तो आपके पास टॉप सी को पॉइंट कर रहा था, डी जब इंसर्ट हुआ तो उसके बाद जो है तो इसने डी को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब आप अगली इंसर्शन करेंगे तो वो असल में टॉप +1 पे होती है। ठीक है, अगेन अगली इंसर्शन जब आप करते हैं तो वो टॉप +1 पे होती है, तो इसीलिए इसको पहले इंक्रीमेंट करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं कि अरे के टॉप वाले इंडेक्स पे क्या डाल देते हैं, ये वैल्यू जो आपने इसे पास की। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो अगर पहली इंसर्शन होगी तो टॉप इंक्रीमेंट होगी 0 हो जाएगा और अरे 0 पे आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। फिर जब पुश करेंगे तो अरे 1 पे आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये पुश है और पुश में हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि आपके पास अगर फर्ज करें स्टैक फुल हो गया और आप पुश कॉल करते हैं, ठीक है, स्टैक फुल हो गया और पुश कॉल करते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो हमने वहां पे बात की थी कि हमारे पास उधर क्या कर होता है, हमारे पास उधर ये है ओवरफ्लो अकर होता है। इफ द टॉप ऑफ द स्टैक एक्सीड्स n द स्टैक ओवरफ्लोज। ठीक है, तो अगर आपके पास साइज इसका पूरा ये फिल हो जाता है और आप फिर भी जो है तो पुश करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ओवरफ्लो अकर होता है, तो वो हम साइज के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इंडेक्सेस 0 से, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस देखें 0 से, अगर फर्ज करें n आपके पास टोटल साइज है, सही है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 10 देता हूं तो इसका मतलब ये 10 अगर आपके पास साइज है तो इंडेक्सेस 0 से n-1 तक होते हैं ना। ठीक है, इंडेक्सेस आपके पास 0 से n-1 तक होते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि मेरे पास जो वो है टॉप है। ठीक है, टॉप चूंकि इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टॉप अगर मेरे पास n-1 हो जाता है, ठीक है, टॉप अगर मेरे पास n-1 हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद मैं पुश कॉल करता हूं, ठीक है, टॉप अगर n-1 है तो इसका मतलब ये है कि आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू है। ठीक है, टॉप अगर n-1 है तो इसका मतलब ये कि आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो अकर होगा अगर टॉप n-1 है और आप फिर भी जो है तो पुश कॉल करते। ठीक है जी, टॉप n-1 है और आप फिर भी जो है तो पुश कॉल करते हैं, तो इसका मतलब ये है आपके पास ओवरफ्लो अकर हो रहा है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा, हमारे पास वहां पे जो n की बात की तो वो असल में यहाँ पे साइज का वेरिएबल उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं इधर डायरेक्टली चेक करूं ये कंडीशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी है अभी, ठीक है, ये वाली कंडीशन मैं डायरेक्टली इधर चेक करूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं इस फुल का। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसकी रिटर्न टाइप बूल है। ठीक है, और वो मुझे बताएगा कि ये चीज फुल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं कंडीशन लगा देता हूं कि इफ टॉप इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अगर ये n-1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये फुल है, तो तुम क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, मैंने n-1 यहाँ पे भी लिख दिया, साइज -1 है। ठीक है, तो साइज -1 है तो तुम रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स तुम क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, ये कंडीशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास
हाँ, आपके पास टॉप इज नॉट इक्वल टू साइज -1, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स, एल्स जो है तो आप उसको ट्रू कर दें, मगर इसकी ज्यादा सेंस बनती है। ठीक है, तो इस फुल का फंक्शन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ, क्योंकि बुलियन रिटर्न कर रहा है तो इसको आप इधर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, फुल है, ठीक है, स्टैक आपके पास फुल है, तो तुम क्या करो, सी आउट ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का एरर था ना, हमने कहा था कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा अगर हम वो करना चाहेंगे, इंसर्ट करना चाहेंगे और स्टैक हमारे पास फुल होगा। ठीक है, ओवरफ्लो कर दो और इसे यहीं से रिटर्न करवा दो। ठीक है, या आप एल्स के पोर्शन में ये लिख लें जिस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, उस केस में फिर आपके पास वो इफ और एल्स का चक्कर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं तो नीचे एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप रिटर्न नहीं करते तो बेशक इसको इस तरह से लिख लें। इधर एल्स लिख के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स आएंगी उसमें, तो इसको मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इफ दिस तो ओवरफ्लो, अदरवाइज तुम क्या करो, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इसी तरह से नीचे अब हम आते हैं पॉप की तरफ। ठीक है, पॉप में हम वैल्यू डिलीट करते हैं और साथ में उसे रिटर्न भी करवा देते हैं। अब देखें, एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि ये चूंकि है एक अरे, तो अरे में से वैल्यू डिलीट तो नहीं होती ना। ठीक है, डिलीट होने का मतलब क्या है कि वो चीज वहां से खत्म हो जाए, तो अब खत्म तो नहीं हो सकती वैल्यू, या उसकी जगह आप कोई वैल्यू डाल देंगे, 0 डाल देंगे, -1 डाल देंगे, मगर वो भी तो इंटीजर्स हैं, वो भी आपके स्टैक पे पुश हो सकते हैं। तो हम चूंकि टॉप के वेरिएबल को आगे पीछे लेके जा रहे हैं, कि टॉप के वेरिएबल को ही आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। पॉप में क्या करेंगे कि जब पॉप करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे भी जो है तो वो होगी, चेंज होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एफ की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, तो उसके बाद हम माइनस माइनस टॉप करके उसको नीचे ले आए। इसी तरह से जब ई की वैल्यू निकली तो माइनस माइनस करके डी पे ले आए। ठीक है, फिर उसके बाद डी की वैल्यू निकली तो हम टॉप को माइनस माइनस करके सी पे ले आए। तो एग्जैक्टली यही चीज हम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम एक्सेस सारी की सारी अरे को सिर्फ टॉप के थ्रू कर रहे हैं, हम कोई खुद से इंडेक्स नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उससे टॉप जब नीचे आ जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शंस जो हम दे रहे हैं, ठीक है, जो फंक्शंस हम दे रहे हैं वो तमाम के तमाम फंक्शन सारे के सारे टॉप पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, अब मैं क्या करूंगा कि इधर से आसान सा तरीका है, आप रिटर्न करेंगे क्या, अरे टॉप को। ठीक है, अरे टॉप को आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मगर सिर्फ ये रिटर्न तो नहीं करना ना, हमने ये करना है कि हमने यही जो टॉप की वैल्यू है इसको भी डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दें, ठीक है, प्रीफिक्स में, तो इससे ये होगा कि पहले ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद ये माइनस माइनस होगा। ठीक है, टॉप की वैल्यू उसके बाद माइनस माइनस होगी, मतलब ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट है तो उसमें आपके पास अरे टॉप आ जाएगा, टॉप की वैल्यू जो भी होगी, उसके बाद टॉप से माइनस माइनस होगा। ठीक है, बहरहाल अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो हम ये कर सकते हैं कि टॉप की वैल्यू पहले किसी चीज में रख दें और फिर टॉप को डिक्रीमेंट करके वो वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लें। आसान सा तरीका करते हैं, हमने यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं वैल्यू के नाम से और इसमें ये डाल लेते हैं, जो चीज हमने रिटर्न करवानी है ना वो उसमें डाल लेते हैं, ये डाल देते हैं। ठीक है, टॉप हमने रिटर्न करना है तो उसे हम डाल देते हैं। ठीक है जी, रिटर्न की स्टेटमेंट के बाद मैं अगर कुछ लिखूंगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस वजह से जो है तो मैं बाद में डिक्रीमेंट नहीं कर सकता। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, टॉप को माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, वो वैल्यू मैंने ऑलरेडी वहां पे रख ली है वैल्यू में, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू मैंने रिटर्न करवानी होगी वो ऑलरेडी पहले मैंने क्या कर दी, इस वैल्यू वाले वेरिएबल में रख दी, उसके बाद टॉप की वैल्यू माइनस माइनस कर दी। चूंकि ये इंडेक्स है तो इसको माइनस माइनस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो उससे एक नीचे वाली वैल्यू मेरे पास आएगी जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, और ये वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी है इधर से। अब चूंकि ये पॉप का ऑपरेशन है, आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास स्टैक खाली हो और आप पॉप को कॉल करें। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास अंडरफ्लो होता है। ठीक है, और उसको हम चेक किस तरह से करते हैं, उसको हम जो है तो मतलब चेक करते हैं कि आपके पास टॉप जो है तो वो -1 कहीं पे ना हो। ठीक है, स्टैक कब एम्प्टी होता है, जब आपके पास टॉप -1 होता है, मतलब आपके पास आखिरी वैल्यू बिल्कुल पड़ी हुई है स्टैक पे। ठीक है, आपके पास बिल्कुल आखिरी वैल्यू पड़ी हुई है स्टैक पे, लेट्स से
ये वाली वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, और आप करते हो पॉप, ठीक है, टॉप अभी यहाँ पे मतलब टॉप में 0 इंडेक्स पड़ा हुआ, ठीक है, और आप पॉप करते हो तो ये 5 वैल्यू निकल आएगी आपके पास, ठीक है, और ये टॉप में क्या आ जाएगा आपके पास, टॉप में -1 आ जाएगा। जब ये डिक्रीमेंट होगा तो टॉप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैक हमारे पास कब एम्प्टी होता है, जब आपके पास टॉप -1 हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं फंक्शन लिख लेता हूँ एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह इस फुल का लिखा था, इस तरह इस एम्प्टी का लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि इफ, ठीक है, टॉप इक्वल्स टू -1, तो तुम क्या करो, तुम रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, एल्स तुम रिटर्न करो फॉल्स, ठीक है। तो इस केस में आपके पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली मेरे पास तरीका है आसान सा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ इज एम्प्टी, ठीक है, बूलियन रिटर्न कर रहा है, तो अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इधर मैं सी आउट करके इधर मैं सी आउट लिख लेता हूँ अंडरफ्लो, ठीक है, अंडरफ्लो, और मैं एंड लाइन कर देता हूँ। इसमें मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे एल्स का ब्लॉक लिख लेता हूँ, जिसमें मैं ये सारा कोड उठा के पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट, ठीक है जी। तो ये जो है तो हमारे पास तमाम के तमाम फंक्शंस हो गए। एक फंक्शन सिर्फ रह गया जो कि टॉप का था, जिसमें सिर्फ वो टॉप की वैल्यू रिटर्न करता था, ठीक है, जिसमें सिर्फ वो टॉप की वैल्यू रिटर्न करता था। तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए यही पॉप की तरह का ऑपरेशन होगा, मगर उसमें टॉप को हम वो नहीं करेंगे। तो मैं इस पूरे के पूरे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं नाम दे देता हूँ टॉप का, ठीक है। इसमें इज एम्प्टी अगर होगा तो वो यहाँ पे अगर एम्प्टी होगा तो इधर हम सिर्फ एम्प्टी का साइन दिखा देंगे, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करवाना, तो वो स्टैक इज एम्प्टी बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे टॉप को हमने माइनस माइनस नहीं करना, ठीक है, इवन ये वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर सिंपली इसको यहाँ इस तरह से वो कर दें। तो हमने असल में बेसिकली करना क्या है कि वो वैल्यू जो कि टॉप पे पड़ी हुई है, तो टॉप के फंक्शन में सिर्फ वो रिटर्न करवानी है, ठीक है। इसमें कुछ जगह पे आप अगर इंटरनेट पर देखते हैं तो इसे पीक का नाम भी दिया होता है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्लास हो गई, जिसमें आपके पास कितने फंक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 फंक्शंस हैं। पुश, पॉप का, इज एम्प्टी, इज फुल का और टॉप का फंक्शन है, ठीक है। तो ये स्टैक की पूरी इंप्लीमेंटेशन है अरे बेस्ड, ठीक है जी। अब मैं मेन में आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि अगर फर्ज करें इसमें हम कुछ डालते हैं या इसमें से कुछ निकालते हैं तो किस तरह से वो जो है तो आपके पास वो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस टैग का ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर रखा हुआ था जिसमें हम बताते थे कि साइज इसका कितना होगा, ठीक है। तो साइज मैंने यहाँ पे दे दिया, कंस्ट्रक्टर पे कॉल जाएगी, आपके पास क्या होगा, उतनी साइज की अरे बन जाएगी, ठीक है। साइज इस साइज को असाइन हो जाएगा और टॉप आपके पास -1 हो जाएगा। ये करना जरूरी है, अच्छा, ये टॉप को -1 से इनिशियलाइज करना, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इनिशियली टॉप में फिर गार्बेज पड़ा होगा, ठीक है। और हम टॉप को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो बड़ा मसला बनेगा उससे, ठीक है। तो ये शुरू में टॉप को -1 से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ पुश करता हूँ 5, ठीक है, फिर पुश करता हूँ, ठीक है। इसको हम ओवरफ्लो करने की कोशिश करते हैं, फिर 1 पुश करता हूँ, फिर एस डॉट पुश, ठीक है, मैं लेट से 4 पुश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ एस डॉट पुश 3 पुश करता हूँ, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4, एस डॉट पुश लेट से मैं 1 करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब अगर मैं कुछ पुश करूंगा, क्योंकि 5 पूरे हो गए, ठीक है, लेट से 99 पुश करते हैं, तो अब ये मुझे क्या देगा, ओवरफ्लो देगा, ठीक है। तो मैं 6 से मैं रन करता हूँ, ऐसा कहीं पे गलती है, वार्निंग स्टेटमेंट हैज नो इफेक्ट,
इज एम्प्टी। अच्छा, ये मैंने सिर्फ फॉल्स लिखा हुआ, रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी। अच्छा, कोई एरर भी है इन टॉप प्रीवियस डिक्लेरेशन, conflict in stack top conflicts with the previous declaration। अच्छा, ये टॉप ये वाला फंक्शन जो है तो ये वो क्या रहा है, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम भी टॉप दिया तो उसके साथ इसका कन्फ्लिक्ट आ रहा है मेरे ख्याल से। ये देख लें, ओवरफ्लो हो रहा है आपके पास। ठीक है, ओवरफ्लो आ रहा है। ओवरफ्लो किस वजह से आ रहा है आपके पास कि ऑलरेडी हमारे पास स्टैक में 5 वैल्यूज पड़ी हुई हैं और मैं छठी को पुश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 99 की वजह से ओवरफ्लो आ रहा है। ठीक है, हमारे पास जो पॉप का फंक्शन है तो वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसे मुझे सी आउट में लिखना पड़ेगा अगर वो वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं पॉप कितनी दफा कर सकता हूँ? सॉरी, एस डॉट पॉप, मैं पॉप कितनी दफा कर सकता हूँ? मेरे पास अभी करंटली स्टैक फुल है, मतलब 5 आइटम्स इसमें है, ये 99 वाली वैल्यू उसमें गई नहीं है। ठीक है, तो ये 5, 1, 4, 3 और 1 है। ठीक है, तो मैं इसको अगर पॉप करता हूँ 5 दफा, ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास आएंगी 4 और ये 5। ठीक है, तो मैं 5 दफा पॉप करता हूँ और अब इसे रन करके चेक करते हैं। ठीक है, तो वो ओवरफ्लो अभी भी दिखाएगा 99 की वजह से। तो ये वो 99 जो हम पुश कर रहे थे उसकी वजह से ओवरफ्लो था, और जो हमने इंसर्शन की थी तो देख लें उसके रिवर्स ऑर्डर में वो सारा का सारा पॉप होके आ रहा है 1, 3, 4, 1, 5। तो ये देख लें 1, 3, 4, 1 और 5। ठीक है, तो स्टैक की एक प्रॉपर्टी ये है कि जो चीज़ आपके पास जिस तरह से, मतलब जिस ऑर्डर में जाती है तो उसके रिवर्स ऑर्डर में वापस आती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी यहाँ से आपको नजर आ रही होगी। आपके पास मेमोरी में जब फंक्शन कॉल होते हैं, एक फंक्शन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और उसके बाद जब रिटर्न होता है तो वो रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न हो रहे होते हैं ना। सबसे आखिरी जो फंक्शन कॉल हुआ होता है वो रिटर्न होता है, फिर उसके बाद उससे बाद का फंक्शन, फिर उससे बाद का फंक्शन, फिर उससे बाद का फंक्शन। तो मेमोरी में आपके पास ये जो फंक्शन की कॉल्स हैं, यूजुअली जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल कॉल भी है, एक फंक्शन से जब दूसरा कॉल होता है तो उसकी कॉल्स जो है तो सारी की सारी स्टैक जो है, स्टैक से जो है तो मेंटेन की जाती है, कॉल स्टैक कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये देख लें रिवर्स ऑर्डर में सारा का सारा कुछ हो रहा है। तो अब देखिए, मैंने 5 दफा पॉप किया, मैं छठी दफा अगर पॉप करता हूँ यहाँ पे, तो चूंकि ओके मैंने कॉपी कर लिया था। ठीक है, मैं छठी दफा अगर कॉल करता हूं तो आपके पास क्योंकि अब स्टैक एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, ये आपको अंडरफ्लो का मैसेज देगा। ठीक है, सारे के सारे पॉप करने के बाद ये देख लें क्या कह रहा है, कह रहा है अंडरफ्लो। ठीक है, ये पता नहीं किस वजह से दे रहा है। अच्छा, तो वो जो गार्बेज हमारे पास आ रही थी वो पॉप की वजह से। ठीक है, तो जब आपके पास अंडरफ्लो होता है तो यहाँ से अब कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। यहाँ से देखें, इधर से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से बेसिकली कुछ, चूंकि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ आप रिटर्न करेंगे, तो लेट्स से हम -1 रिटर्न करा देते हैं ताकि हमें इधर से पता लगे कि अंडरफ्लो के नीचे अंडरफ्लो का मैसेज भी आए, साथ में -1 आ जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि वैल्यूज में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसे रन करते हैं। ठीक है, मैंने 7 दफ़ा टोटल पॉप कॉल किया हुआ है, तो 2 दफ़ा अंडरफ्लो आएगा। तो ये देख लें अंडरफ्लो -1 और अंडरफ्लो -1, ये दो आ रहे हैं, तो ये आपके पास बेसिकली उसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, चूँकि वो एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ रिटर्न करेंगे, तो अगर कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो लाजमी बात है वो गार्बेज आएगी उधर से। ठीक है, तो उस वजह से गार्बेज रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -1 साथ में डाल दिया। इसी तरह आप अगर दरमियान में, ठीक है, ये तो पॉप हो गए सारे के सारे। ठीक है, अगर दरमियान में बगैर वैल्यू निकाले, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इधर मैं पॉप की जगह टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, टॉप तो मैंने चेंज कर दिया था, मैं पीक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब सिर्फ मुझे वैल्यू दिखाएगा, निकालेगा नहीं। तो आप देखें, आपको कंसेक्टिव 2 वैल्यूज सेम नजर आएंगी। ठीक है, पहली 3 वैल्यूज निकलेंगी जो कि 1, 3 और 4 निकल जाएगी। उसके बाद ये मुझे 1 दिखाएगा पीक के थ्रू, मतलब हटाएगा उसे नहीं। ठीक है, और फिर जब मैं दोबारा पॉप करूंगा तो ये फिर 1 दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि पी के थ्रू सिर्फ वो वैल्यू दिखाएगा, उसे स्टैक से नहीं हटाएगा। ठीक है, तो ये देखें 1, 3, 4। ठीक है, तो ये 1, 3 और 4 यहाँ से आ गए, ये पीक का आउटपुट है, ये जो यहाँ पे ये 1 आपको नजर आ रहा है ये वाला। और ये चूंकि पीक ने सिर्फ आपको दिखाया है, हटाया उससे नहीं है,
तो फिर जब मैं पॉप करूंगा तो ये देखें 1 उसने यही 1 मुझे दे दिया। अब जब दोबारा पॉप होगा तो 5 आएगा। तो ये आपके पास स्टैक है, ठीक है। इसकी यूजेज जिस तरह से मैंने आपको बताई कि आपके पास जो है तो बहुत जगहों पे इसकी यूजेज है मेमोरी में। एक जो मेन यूज इसकी होती है तो वो आपके पास फंक्शन की जब कॉल होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जिस तरह से आपके पास वेरिएबल्स के एड्रेसेस होते हैं मेमोरी में, इसी तरह आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन के भी एड्रेसेस जनरेट होते हैं, क्योंकि ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होती है तो वो मेमोरी में जाके स्टोर होती है, मेन मेमोरी में आपके स्टोर होती हैं, और वहाँ से जो है तो फिर उसको आपका सीपीयू फेच करके एग्जीक्यूट करता रहता है हर एक इंस्ट्रक्शन को। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना एड्रेस होता है। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो आपके पास एक जंप परफॉर्म होता है, ठीक है। वो जंप किस तरह से परफॉर्म होता है कि आपके पास जो फंक्शन की जो पहली स्टेटमेंट है वो जो एग्जीक्यूट होनी होती है, पहली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होती है, तो उसका एड्रेस चला जाता है सीपीयू के पास, ठीक है। उसके लिए एक फ्लैग यूज होता है, ठीक है। उसका एड्रेस चला जाता है सीपीयू के पास, और आपके पास जो जहां से जंप हुआ है, मतलब जो स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट हो रही थी, ठीक है, उसके बाद की जो स्टेटमेंट है तो उसका एड्रेस आपके पास पुश हो जाता है स्टैक पे। तो जब फंक्शन रिटर्न करता है तो इसे कैसे पता लगता है कि मैंने कौन सी स्टेटमेंट पे वापस आना है? वो क्या करता है कि वो स्टैक से पॉप करता है, तो आपके पास जो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस आपके पास उधर से आ जाता है, ठीक है। तो ये बोर्ड पे इसकी डेमोंस्ट्रेशन थोड़ी सी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि जो इसका ये वाला यूज है तो ये किस तरह से वो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ से कोई और फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो यूजुअली आपके पास एक पॉइंटर होता है जिसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहा जाता है, ठीक है, इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहा जाता है। इस पॉइंटर में क्या होता है कि आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस है, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट से जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होगी उसका एड्रेस आपके पास आएगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसको पॉइंट कर, ठीक है, कि अगली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होनी होती है। अब इधर एक फंक्शन कॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको इस तरह से वो नजर आ रहा है, इधर एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। फंक्शन कॉल होता है और वो फंक्शन लेट्स से आपके पास उसकी इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो लाजमी बात है और हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना एड्रेस होगा, ठीक है। लेट्स से इस फंक्शन को नाम ये मैं दे देता हूँ func, ठीक है। तो अब क्या होना है, अब अगली स्टेटमेंट ये वाली तो एग्जीक्यूट नहीं होनी, अगली स्टेटमेंट आपके पास कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, इधर से जंप जाएगा यहाँ पे, ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लाजमी बात है इसका एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आना चाहिए, इसका एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आना चाहिए। मतलब बेसिकली ये एरो आपके पास आगे इस तरह से होना चाहिए और ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। मगर अगर आप ऐसे कर देते हैं कि सिर्फ इसका एड्रेस इसमें रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जब एंड होगा तो इसे फिर कैसे पता लगेगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसे कैसे पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे वापस आना है इस स्टेटमेंट पे। आप इस फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या करते हैं कि पुश करते हैं, पुश कॉल करते हैं, और इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस होता है वो इसे भेज देते हैं। तो शुरू में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर एड्रेस किसका था, स्टेटमेंट का था, ठीक है। तो लेट से इसको मैं बोल लेता हूँ, इस एड्रेस को लेट से XYZ बोल लेते हैं फॉर एग्जांपल, आसानी के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा XYZ, जब आप पुश इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करेंगे तो XYZ इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब फंक्शन कॉल होना है, फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में फंक्शन के पहले उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जो लेट से उसको हम ABC बोल लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल लेते हैं, ABC बोल लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट से हम कंसिडर करते हैं कि इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अगेन वही बात, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी तो आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। लेट से इसके एड्रेस को हम बोल देते हैं DEF, ठीक है। और ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसको
हम लेट्स से वॉइड फंक्शन 2 बोल लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स इधर हम इसको एंड कर देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाते, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल होने के लिए इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इसके पहले एड्रेस का होना जरूरी है, ठीक है, मगर वो डालने से पहले हम क्या करेंगे, फिर पुश इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करेंगे, मतलब ये बेसिकली खुद ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो जब आप पुश इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करेंगे तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में भी क्या पड़ा हुआ है, DEF पड़ा हुआ है, ठीक है, DEF पड़ा हुआ है, ठीक है। एड्रेसेस मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में होते हैं, मगर ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी आसानी के लिए इस तरह से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये DEF हो गया आपके पास। तो करंटली हमारे पास स्टैक के टॉप पे क्या है, DEF है, ठीक है। जैसे ये पुश परफॉर्म होगा, इसके बाद इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आपके पास जो नया फंक्शन है जिसमें कॉल होना है, उसके पहले एड्रेस की जो है तो स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये फंक्शन सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन सारा कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जब फंक्शन की आखिरी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी और अब इसने रिटर्न करना होगा, तो इसने कहाँ पे रिटर्न करना होगा, ठीक है, इसने कहाँ पे रिटर्न करना है, क्योंकि फंक्शन की स्टेटमेंट्स सारी की सारी खत्म हो गई ना। तो आसान सा तरीका है, आप क्या करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को असाइन कर देंगे क्या चीज, पॉप, ठीक है। तो पॉप जब आप करेंगे तो पॉप होते हुए, टॉप से क्या होता है, आपके पास स्टैक के टॉप पे जो चीज होती है तो वो रिटर्न होती है ना। तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आपके पास DEF आ जाएगा ना, DEF यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, टॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आपके पास DEF आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका कहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इसको, ठीक है। फंक्शन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी स्टेटमेंट जब इसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो अब इसने वापस कहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर यही स्टेटमेंट होगी आपके पास, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को के सामने आप पॉप को कॉल कर लेंगे, ठीक है। पॉप को कॉल किया आपने तो आपके पास क्या हुआ, ये XYZ भी इधर से खत्म हो गया, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर आ गया, ठीक है, स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर अब किसको पॉइंट कर रहा है, XYZ को पॉइंट कर रहा है। तो इधर से आपकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन फिर स्टार्ट हो गई। तो असल में जो फंक्शन की कॉल्स हैं तो वो स्टैक से मेंटेन होती हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे स्टैक आपको नजर आ रहा है तो इसे कॉल स्टैक कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेमोरी में ये इस तरह से होता है। इसकी और भी बहुत सी यूजेस हैं, ठीक है। एक जो यूज है तो वो ये है। तो ये पूरा का पूरा स्टैक था, ये कोड आपको मिल जाएगा और स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगे।